तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा राजकुमार मोहित। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो राजपाट भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाली हूँ। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? मैं आपका पुत्र हूँ। भला मैं आपका पुत्र होकर आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? ये धर्म के खिलाफ है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बेटे हो या कोई और। मैं सिर्फ तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तभी मैं तुम्हें ये राजपाट दूंगी। ये कहानी है वीरभद्र राज्य की, जहाँ राजा महेंद्र सिंह अपने पुत्र राजकुमार मोहित के साथ रहते थे। एक दिन राजा महेंद्र सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार करते करते वो इतनी दूर चले गए कि उन्हें रास्ते का ज्ञान ही नहीं रहा। अरे ये क्या? मैं शिकार करते करते बहुत दूर निकल आया हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं राज्य की सीमा पार कर गया हूँ। अब रात भी होने वाली है। राज्य लौटने में बहुत समय लगेगा। रास्ते में खतरनाक जंगल है। रात भर रुकने के लिए मुझे कोई गांव ढूंढना होगा। राजा महेंद्र सिंह आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। चलो, गांव मिल गया। रात यहीं गुजार लूंगा। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। ठंड से मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। राजा जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि गांव में केवल बूढ़े लोग हैं। न कोई जवान पुरुष है और न ही कोई जवान स्त्री। ये कैसा गांव है? यहाँ सब बूढ़े लोग ही क्यों हैं? एक भी जवान औरत दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये कोई रहस्यमय गांव है या कोई माया जाल है? मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजा महेंद्र सिंह जैसे ही अपने घोड़े को वापस मोड़ने लगते हैं, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देख लेता है। महाराज, महाराज, आप इस तरह गांव से क्यों जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। नहीं महाराज, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप हमारे गांव के अतिथि हैं और अतिथि का यूं लौट जाना हमारे दिल को दुखा देगा। आज हमें मौका दीजिए आपका स्वागत करने का। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। राजा घोड़े से उतरते हैं और गांव के बीच पहुंचते हैं, जहां आग जल रही थी और सभी गांव वाले आग ताप रहे थे। महाराज, आपके हाथ बहुत ठंडे हो गए होंगे। आप ताप लीजिए, इससे राहत मिलेगी। ठंड में यही आग हम सबकी जान बचाती है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस गांव में सब लोग बूढ़े क्यों हैं? एक भी जवान आदमी या औरत नहीं नजर आ रही। नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हुई है। हमारे गांव में जवान लड़के और लड़कियां भी हैं, लेकिन सब दूसरे गांव में काम करने गए हैं ताकि हमारे गांव का पेट चल सके। जंगल के बीच गांव है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। ये तो अच्छी बात है। इतने में विमला वहां आई और बैठकर रोने लगी। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? आपकी क्या परेशानी है? मुझे बताइए। मैं राजा हूँ, आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या बताऊं महाराज, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, राधा और रेणुका। दोनों की शादी नहीं हो पा रही। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए सभी रिश्ते मना करके चले जाते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है। आपकी बेटियां कहाँ हैं? महाराज, वो दोनों सामने से आ रही हैं। तभी राधा और रेणुका वहां आती हैं। रेणुका को देखते ही राजा महेंद्र सिंह मन में सोचते हैं, इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। काश ये मेरी रानी बन जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा। महाराज, आप क्या सोचने लगे? आपकी बेटी बहुत सुंदर है। ये मेरी बड़ी बेटी है रेणुका। इसकी सुंदरता के कारण
कई रिश्ते आए, लेकिन दहेज के कारण सब मना करके चले गए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ और इसे अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। महाराज, मैं गरीब हूँ, आप राजा हैं, ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर महाराज का रिश्ता हमारे गांव से जुड़ जाए तो पूरे गांव का उद्धार हो जाएगा। हाँ महाराज, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। ठीक है, अगर यही सबकी इच्छा है तो मैं ये रिश्ता स्वीकार करती हूँ। रेणुका बेटी, क्या तुम महाराज से विवाह करना चाहती हो? हाँ माँ, मैं आपकी खुशी के लिए ये विवाह स्वीकार करती हूँ। इतने दिनों से विवाह ना होने का दुख अब खत्म होगा। मैं रानी बनूंगी और माँ को सुखी रखूंगी और इस गरीबी वाले जीवन से मुक्ति भी मिलेगी। फिर गांव के मंदिर में रेणुका और महाराज महेंद्र सिंह का धूमधाम से विवाह होता है। सुबह की पहली किरण के साथ राजा महेंद्र सिंह रानी रेणुका को लेकर अपने राज्य लौट आते हैं। तभी मंत्री उन्हें देख लेता है। महाराज, ये क्या, आपने तो विवाह कर लिया? हाँ मंत्री जी, मैंने विवाह कर लिया है और ये देखिए, आज से ये इस राज्य की महारानी हैं, रानी रेणुका, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। आज से आप इनका भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना मेरा रखते हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं, और वैसे भी महारानी बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपके राज्य की महारानी बनने योग्य हैं। होंगी ही, आखिर मैंने इन्हें चुना है। राजा खुश होकर महारानी रेणुका का हाथ पकड़कर घोड़े से उतरते हैं और दोनों राजमहल के अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार मोहित वहां आ जाता है। पिताजी, ये कौन है? हाँ पुत्र, मैंने विवाह कर लिया है और ये तुम्हारी माँ है और इस राज्य की महारानी हैं। इन्हें प्रणाम करो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। प्रणाम माँ, मैं राजकुमार मोहित हूँ। हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन रिश्ते में आप मेरी माँ हैं, इसीलिए आज से मैं आपको माँ का ही दर्जा दूंगा। फिर राजकुमार मोहित वहां से चला जाता है। राजकुमार कितना सुंदर है, मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर व्यक्ति कभी नहीं देखा। काश ये मेरा बेटा नहीं होता और इसके जैसा सुंदर मेरा पति होता, लेकिन मैंने इस बूढ़े राजा से विवाह कर लिया। अब क्या करूं? इतना सोचकर रेणुका उदास होकर अपने कक्ष में चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राजकुमार मोहित युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी महारानी रेणुका अपनी खिड़की से राजकुमार मोहित को देख रही होती है। घंटों तक वो उन्हें ऐसे ही देखती रहती है, जैसे अभी जाकर उन्हें अपनी बाहों में भर ले। ये दृश्य एक दासी देख लेती है। क्या हुआ महारानी, आप राजकुमार को कब से देख रही हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? रेणुका घबरा जाती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि मेरा पुत्र युद्ध अभ्यास कैसे कर रहा है। झूठ मत बोलिए महारानी, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। जब से आप महल में आई हैं, आप राजकुमार को इसी तरह देखती रहती हैं। चुप हो जाओ, तुम एक दासी हो और दासी होकर मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। यहाँ से चली जाओ, वरना महाराज से कहकर तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगी। रेणुका गुस्से में दासी को डांटती है। डरी हुई दासी वहां से बाहर चली जाती है। मैं जानती हूँ महारानी रेणुका, आप महाराज मोहित से मन ही मन प्रेम करने लगी हैं, लेकिन ये सच स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। देखना, एक दिन आप खुद मेरे पास आओगी राजकुमार मोहित को पाने के लिए।
दासी वहां से चली जाती है। कुछ समय और बीत जाता है। हर वक्त महारानी रेणुका राजकुमार मोहित को खाते समय, उठते समय, सोते समय दिन रात देखती रहती है। ये सब देखकर रेणुका खुद ही परेशान हो जाती है। बस बहुत हो गया। इतने दिनों से मैं राजकुमार मोहित को देख रही हूँ, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कुछ करना तो होगा ही। मुझे अपने दिल की बात राजकुमार मोहित से कहनी होगी। शायद वो मेरी बात समझ जाए। फिर रेणुका राजकुमार मोहित के कक्ष की ओर जाती है। उस समय राजकुमार मोहित स्नान करके ही लौट रहे होते हैं और उनके शरीर से पानी टपक रहा होता है। उन्हें देखकर रेणुका के पसीने छूट जाते हैं। माँ, आप इस तरह मेरे कक्ष में बिना बताए क्यों आई हैं? मैं अभी स्नान करके आया हूँ। अगर आपको कोई काम है तो आप बाहर प्रतीक्षा करें, मैं बाहर आकर बात करता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इतने दिनों से हम एक ही महल में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। माँ, इस समय बात करना ठीक नहीं है। आप अपने कक्ष में जाइए, मैं आकर आपसे बात करता हूँ। ना चाहते हुए भी रेणुका वहां से बाहर निकल जाती है और अपने कक्ष में आकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसकी इतनी हिम्मत! उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वो क्या सोचता है कि मैं उससे मिलने के लिए उतावली हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी दासी वहां आ जाती है। महारानी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जिस समस्या से जूझ रही हूँ उसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। एक बार कहकर तो देखिए महारानी, मैं आपकी हर समस्या का हल निकाल सकती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप राजकुमार मोहित को मन ही मन पसंद करने लगी हैं। मैं आपसे उम्र और तजुर्बे में बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ये समझने में देर नहीं लगी। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। झूठ मत बोलिए। आप अपने आप को और कितना सताएंगी, मुझे सब पता है। आप अगर चाहें तो राजकुमार मोहित आपका हो सकता है। मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो? बताओ, मुझे क्या करना होगा इसके लिए? मैं जानती थी महारानी, आप बहुत ही उतावली हैं। ठीक है, एक तांत्रिका है जिसकी तंत्र विद्या से ऐसा मोह जाल बनता है जिसमें आप जो चाहें वो कर सकती हैं। बस उस तांत्रिका से आपको एक बार मिलना पड़ेगा। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। अगर राजकुमार मोहित हासिल हो सकते हैं तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज रात ही आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको उस तांत्रिका के पास ले जाऊंगी, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है, इसके बदले तुम्हें धन चाहिए ना? मैं तुम्हें धन देने के लिए तैयार हूँ। वो भी जितना चाहिए उतना दे दूंगी, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि किसी तरह मेरा विवाह हो जाए, लेकिन जब से मैंने राजकुमार मोहित को देखा है, मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। आप मेरी इच्छा पूरी करती जाइए और मैं आपकी इच्छा पूरी करती जाऊंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। आधी रात होते ही रेणुका दासी के साथ घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। कुछ ही देर में दोनों एक कुटिया में पहुंचती हैं। आओ आओ, तुम दोनों मेरे पास आ रही हो, ये मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं? तुम्हारे साथ जो ये आई है, ये मेरी ही साथी है, और ये तुम जैसे इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मेरे पास लाती है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?
मुझे राजकुमार को हासिल करना है। मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ और अपने बूढ़े पति से मुझे छुटकारा चाहिए। वो कहाँ 45 साल का है और मैं कहाँ 20 साल की। मेरी उम्र तो राजकुमार के साथ ही ठीक लगेगी। हाँ, क्यों नहीं, ये हो सकता है। तंत्रिका अपनी झोली से भभूत निकालती है और मंत्र पढ़कर रेणुका के हाथ में रख देती है। ये भभूत ले जाओ और तुम राजा के खाने में मिला देना, जिससे राजा एक जिंदा लाश बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो और राजकुमार से विवाह तक कर सकती हो। राजा तुमसे एक सवाल भी नहीं पूछेगा और इस भभूत के मोह जाल से तुम राजकुमार को भी अपने बस में कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो दासी, अब हमें राजमहल लौटना चाहिए। सुबह भी होने वाली है। अगर किसी को पता चल गया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। हाँ रानी, चलिए। दोनों तेजी से निकल पड़ती हैं और घने जंगल से होते हुए सुबह होने से पहले महल के पीछे वाले दरवाजे से रेणुका अपने कक्ष में पहुंच जाती है। तभी राजा महेंद्र सिंह की नींद खुल जाती है। महारानी, आप कहाँ गई थीं? और आपके कपड़े इतने गीले क्यों हैं? महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं राजमहल के बगीचे में टहलने चली गई थी। अब नींद आ रही है, इसलिए सोने आई हूँ। आजकल तुमको ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। थोड़ा आराम किया करो रानी, अब सो जाओ। बाल बाल बच गई। अगर महाराज को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। रेणुका सो जाती है और अगली सुबह दासी जैसे ही खाना लाकर महाराज के कक्ष में रखती है। यही सही मौका है, मुझे जल्दी से भोजन में भभूत मिला देनी चाहिए। रेणुका चुपचाप भोजन में भभूत मिला देती है और वो भोजन महाराज के सामने रख देती है। अरे, आज तो तुम मुझे अपने हाथों से खिला रही हो। लगता है तुम्हें मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्रेम आ गया है। क्यों नहीं महाराज, आप मेरे पति हैं और आपने उस वक्त मेरा हाथ थामा था जिस वक्त मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था, तो प्रेम तो आप पर आएगा ही। रेणुका राजा को भोजन कराती है। राजा जैसे ही भोजन करते हैं वो वहीं बैठे बैठे हंसने लगते हैं। लगता है असर हो गया है। महाराज, मैं आपके पुत्र मोहित से प्रेम करती हूँ। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम उससे विवाह कर सकती हो। बताओ, कब कर रही हो? मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा। इतना कहकर राजा फिर से सो जाता है। रेणुका जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने जो चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। राजा अब मेरे हाथ की कठपुतली बन गया है। अब बस मुझे राजकुमार को किसी तरह अपने प्रेम जाल में फंसाना है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते महाराज पूरी तरह से पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं और जिसका फायदा उठाकर रेणुका राजपाट सभी अपनी मुट्ठी में कर लेती है और सभी पर वो अपना हुक्म चलाने लगती है, जिससे पूरा राज्य उसके इशारों पर चलने लगा और महाराज दरबार में आना बंद कर देते हैं। एक मंत्री परेशान होकर मोहित के पास जाते हैं। राजकुमार, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतने दिनों से महाराज राज दरबार में नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई फैसला ले रहे हैं। सारे फैसलों में महारानी अपना हुक्म चला रही हैं। आप इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, आपको अपना हक संभालना चाहिए। क्या हो गया मंत्री जी?
आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप इतने दिनों से युद्ध और बाकी सभी कामों के लिए दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। इस राज्य की आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपकी माँ महारानी रेणुका महाराज के साथ कुछ ऐसा कर रही हैं जो हम लोगों को नहीं पता है, और महाराज भी उनकी हर बात में हाँ मिलाते जा रहे हैं। राजमहल का जितना भी काम है सब महारानी रेणुका के हाथ में है। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप सारा राजपाट खुद संभालिए। महाराज ठीक नहीं लग रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, मैं इस पर कुछ करता हूँ। फिर मोहित वहां से महारानी रेणुका के कक्ष में जाता है। राजकुमार, बताओ कैसे आना हुआ? माँ, मुझे इस राज्य की जिम्मेदारी उठानी है। आप मेरा राज्याभिषेक कर दीजिए और इस राज्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दीजिए। पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती और ऊपर से वो बीमार भी चल रहे हैं। इस राज्य को अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। चलो, तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या? तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा राजकुमार मोहित। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो राजपाट भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाली हूँ। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? मैं आपका पुत्र हूँ। भला मैं आपका पुत्र होकर आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? ये धर्म के खिलाफ है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बेटे हो या कोई और। मैं सिर्फ तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तभी मैं तुम्हें ये राजपाट दे दूंगी। फिर राजकुमार मोहित परेशान होकर बाहर आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही घटिया चाल चल रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे पिताजी को भी जान से मार देगी और मेरा राजपाट भी हथिया लेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे चाल चलनी होगी जिससे मैं ये राजपाट भी अपना लूंगा और इन सबको सबक भी सिखा दूंगा। पर उसके लिए मुझे विवाह का नाटक करना होगा। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। फिर मोहित वापस रानी रेणुका के कमरे में जाता है। बताओ, अब किस लिए आए हो? ठीक है, आपको मुझसे विवाह करना है ना? मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ बताओ, कैसी शर्त है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी। मैं विवाह करूंगा, पर रात के समय, और वो भी हमारे महल के पीछे जो मंदिर है उसी मंदिर में करूंगा, बिना कोई शोर शराबे के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे विवाह का कोई मजाक बने। मुझे मंजूर है। मुझे बस तुम्हें अपने पति के रूप में पाना है। चाहे हमारा विवाह कहीं भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये बात कमरे के बाहर खड़े कुछ सिपाही सुन लेते हैं और देखते ही देखते ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। अरे तूने सुना? महारानी अपने ही पुत्र से विवाह करना चाहती हैं, राजकुमार मोहित के साथ। छी 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 छी, अरे ये कैसा कलयुग आ गया है? भला एक माँ अपने बेटे से कैसे विवाह कर सकती है? भले ही वो सौतेली माँ हो, लेकिन इस रिश्ते को कलंकित करने की क्या जरूरत है? अरे हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? वो इस राज्य की रानी हैं, उसका जो मन करे वही करेगी। पता नहीं हमारा राज्य किस दिशा में चला गया है। अब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। वहाँ महाराज भी जिंदा लाश बने हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। इस तरह पूरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। रात होते ही रेणुका दुल्हन की तरह तैयार होकर मंदिर पहुंचती है। कुछ ही देर में राजकुमार मोहित भी तैयार होकर वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सही तौर पर राजा घोषित कर देंगी? हाँ, क्यों नहीं। पंडित जी, हम दोनों का विवाह करा दीजिए। फिर कुछ ही देर में महारानी रेणुका और राजकुमार मोहित का विवाह हो जाता है। और अगली सुबह होते ही अब आप घोषणा करिए कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। जितने भी कार्य हैं सब पूरे करिए।
और पत्र तैयार करवाकर मोहर लगवाइए। हाँ, क्यों नहीं। मैंने पहले ही मंत्री जी को आदेश दे दिया है, वो आते ही होंगे। तभी मंत्री आ जाते हैं। महारानी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आज ही राज्य से जुड़े सभी अधिकार और पत्र मेरे पति राजकुमार मोहित को सौंप दिए जाएं। ठीक है महारानी, मैं अभी पत्र तैयार करता हूँ और राज्याभिषेक की घोषणा कर देता हूँ। फिर कुछ ही देर में राज्याभिषेक की तैयारी होती है और सभी अधिकारी आ जाते हैं। तभी महारानी रेणुका आगे आकर कहती है, मैं आज राजकुमार मोहित को इस राज्य का राजा घोषित करती हूँ। महाराज की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आज से सारी जिम्मेदारी राजकुमार मोहित को दी जाती है। फिर महारानी रेणुका ताज उठाकर राजकुमार के सिर पर रख देती है और शाही खत पर मोहर मार देती है। मैंने जैसा वादा किया था पूरा कर दिया। अब तुम मेरे पति हो और मैं इस राज्य की महारानी हूँ। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे खेल खेलोगी और मैं कुछ नहीं करूँगा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मुझसे विवाह किया है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी माँ से विवाह कर लूंगा। ये सब मेरी और मंत्री जी की चाल थी। नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। महारानी, ये दरबार है और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपकी सच्चाई सब जानते हैं। आप राजकुमार मोहित से प्रेम करती थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं। मैंने आपकी दासी को पकड़ा, उसने सब सच बता दिया। धन के लालच में वो आपको तांत्रिका के पास ले गई, वहां से भभूति लाई और महाराज को अपने वश में कर लिया। वहां से आप भभूति लाई और महाराज को आपने अपने वश में कर लिया। फिर हमने भी एक चाल चली, सिर्फ विवाह का नाटक किया ताकि आप मुझे राजा घोषित कर दें और शाही पत्र पर मोहर लगा दें। अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। आप सिर्फ मेरे पिता की पत्नी हैं और कुछ नहीं। नहीं, ये झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा, पंडित जी ने खुद ही हम दोनों का विवाह कराया है। ये झूठ नहीं हो सकता। वो कोई पंडित नहीं था, वो एक चोर था जिसे मैंने नाटक करने के लिए कहा था। तुम लोगों ने बहुत बड़ी चाल चली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। इसने मेरे पिता पर काला जादू किया और गलत तरीके से राज्य हथिया लिया और रिश्तों की मर्यादा तोड़ी। ऐसा मत करो मोहित, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे काल कोठरी में मत डालो। तुम मेरे पिता के साथ रहने लायक भी नहीं हो। मेरे पिता ने तुम पर तरस खाकर विवाह किया था। मैंने तुम्हारी पूरी कुंडली निकलवाई थी। तुम्हारे गांव में कोई तुमसे विवाह नहीं करना चाहता था और आपने मेरे पिता के साथ ऐसा घिनौना काम किया। आप औरत कहलाने लायक भी नहीं हो। फिर सैनिक रेणुका को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं और मोहित महाराज के कक्ष में आता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ठीक करके रहूंगा। राजकुमार, मैंने तांत्रिका का प्रभाव तोड़ दिया है। महाराज जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले खुश होकर हंसने लगते हैं। काल कोठरी में कैद रेणुका टूट चुकी होती है। समय के साथ महाराज पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें सारी सच्चाई पता चलती है। उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने बेटे राजकुमार मोहित के साथ राज्य को संभालते हुए शांतिपूर्ण जीवन जीने लगते हैं।